हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में। सॉलिड प्रिंसिपल्स आर द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स विच यू शुड नो अबाउट व्हेन यू स्टार्ट एलएलडी प्रिपरेशन। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि व्हेन वी वर राइटिंग अ लॉट ऑफ कोड इन प्रोडक्शन, आउट ऑफ दैट सम 5 प्रिंसिपल्स वर आइडेंटिफाइड कि जब भी हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारा कोड बहुत ही मेंटेनेबल और एक्सटेंसिबल रहता है। तो बेसिकली इसका यूज़ यही है, डिज़ाइनिंग रोबस्ट एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर और तुम्हारा कोड एक्सटेंसिबल रहे। ये रॉबर्ट सी मार्टिन, फेमसली नोन एज अंकल बॉब, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब स्टैंडर्डाइज किया था इनको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के साथ। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, इट इज़ अबाउट कि आप एक क्लास में एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करोगे। इसको जल्दी से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्लॉयी क्लास है और मैं एम्प्लॉयी रिलेटेड ऑपरेशंस अगर इसमें डालता हूँ, जैसे कि गेट एम्प्लॉयी नेम, गेट एम्प्लॉयी ऑक्यूपेशन, दीज ऑल डिटेल्स, अगर मैं ऐसे मेथड्स को इस एम्प्लॉयी क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करता हूँ तो आई एम फॉलोइंग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। बट मान लीजिए मैं प्रोसेस सैलरी, अगर एक एम्प्लॉयी को मुझे सैलरी भेजनी है तो उसका क्या मेथड होगा? प्रोसेस सैलरी, I'll get the account details. I'll just make a call to some backend server which processes the salary and sends the salary to the respective employee account. अगर मैं ये मेथड एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही डाल दूँ, तो डज़ इट मेक सेंस? बिकॉज़ एम्प्लॉयी से रिलेटेड नहीं है सैलरी को प्रोसेस करना। तो to follow single responsibility principle, what I'll do is I'll introduce another class, payroll, which will manage payroll related operations. So this is how you follow single responsibility principle. Very simple to understand. एक क्लास एक responsibility. When I say single responsibility, it doesn't mean one function. एम्प्लॉय से रिलेटेड मल्टीपल फंक्शंस भी मैं इसमें डाल सकता हूँ एंड स्टिल आई एम फॉलोइंग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो आई होप you understood this single responsibility principle. We will quickly move on to the next one. Or just before we move to the next one suggestion: whenever I am explaining you any of these principles, just stop the video, go back to your computer, implement one of the examples, try to execute it. This is the way that your brain will remember key this was single responsibility principle. Later when we go into the low level design interviews, you have to use these principles and then even call out that see I am using this principle here. तो वो यूजेज करने वाला एस्पेक्ट जो है वो तभी आएगा व्हेन यू बेसिकली इम्प्लीमेंट एंड दैट फिट्स इनटू योर मेमोरी। विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो दूसरा है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, which says open for extension, closed for modification. तो ये भी बहुत ही क्लियर है नाम से कि जब भी आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करोगे वो एक्सटेंशन के लिए ओपन होना चाहिए, बट मॉडिफाई उसे नहीं करना है। अब इसका मतलब हम एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं जो कि इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि अगर मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता तो क्या होता। तो यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन कर रखी है शेप, जो कि कहती है कि जो भी मेरे को एक्सटेंड करेगा उसको एरिया का मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्लास सर्कल है जो शेप को एक्सटेंड करती है और यहाँ पे एक क्लास रेक्टेंगल है जो शेप को एक्सटेंड करती है। दोनों अपना एरिया मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हेयर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ, सर्कल का एरिया का अलग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने एक शेप क्लास बनाई। पहले मेरे सिस्टम के पास रिक्वायरमेंट होगी कि आपको सिर्फ एक सर्कल मिलेगा और उसका आपको एरिया देना है। तो मेरा सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर मेरे पास नई रिक्वायरमेंट आई कि आपको रेक्टेंगल का भी एरिया देना है। तो मैंने एक रेक्टेंगल नाम की क्लास बना दी, उसमें एरिया मेथड डिफाइन कर दिया और मैं ईज़िली एक्सटेंड कर पाया। तो यहाँ पे ये तो समझ आ गया कि वी आर ईज़िली एबल टू एक्सटेंड इट। ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज़ फॉर मॉडिफिकेशन। अभी इसको समझते हैं उल्टे एग्ज़ाम्पल से। मान लीजिए मैंने इसे ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया होता, तो मेरे पास जब सिस्टम पहली बार था, तो मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी कि आपके पास एक शेप आएगी सर्कल नाम की, आपको उसका एरिया का इम्प्लीमेंटेशन देना है। बेसिकली कोई अगर कॉल करे कि एरिया निकाल दो, तो एरिया मेथड कॉल होना चाहिए और उससे आपको रिटर्न में वो मिल जाना चाहिए, एरिया ऑफ दैट सर्कल और दैट शेप।
तो मैं अगर अपनी कोड में सिर्फ़ सर्कल क्लास या फिर मैं कहता हूँ मैं सिर्फ़ शेप क्लास को इम्प्लीमेंट करता और उसके अंदर एक एरिया मेथड होता और मान लेते हैं कि अलोंग विद एरिया मेथड यहाँ पे एक मेंबर वेरिएबल भी होता जिसका कि नाम होता लेट्स से टाइप टाइप ऑफ शेप। तो मेरा यूज़र आता, शेप नाम का ऑब्जेक्ट बनाता, टाइप में लिखता सर्कल और एरिया मेथड को कॉल कर देता। तो मैं एरिया मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई होती कि रिटर्न मैथ.पाई इनटू रेडियस एरिया आ जाता। नई रिक्वायरमेंट आती कि आपको रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना है, तो मैं क्या करता एरिया मेथड को मॉडिफाई करता। रिमेंबर आई वुड हैव टू मॉडिफाई एरिया मेथड जिसमें मैं लिखता इफ मेंबर वेरिएबल शेप टाइप इज इक्वल टू सर्कल देन यूज दिस फार्मूला एल्स यूज द अदर फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, I made my code open for modification, which is wrong. This principle says your code should be closed for modification and open for extension. तो इस एग्जांपल से हम समझ गए कि कैसे एक्सटेंसिबल कोड बनाया जाता है। बेसिकली टू टू अंडरस्टैंड कि मतलब आप लोग कैसे इस प्रिंसिपल को अपने कोड के अंदर डालोगे जब आप इंटरव्यू में होगे। तो कुछ नहीं करना है, अगर किसी चीज़ की मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, तो या तो उसका इंटरफ़ेस बना दो और उससे उस इंटरफ़ेस से एक्सटेंड करके डिफरेंट क्लासेस बनाओ और उनकी इम्प्लीमेंटेशन अलग-अलग रखो। तो आप हमेशा न्यू टाइप्स के लिए ऑफ द सेम थिंग अपने कोड को एक्सटेंसिबल रख रहे हो। दिस इज़ हाउ यू फॉलो ओपन क्लोज़ प्रिंसिपल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। गो बैक, इम्प्लीमेंट दिस एग्जांपल and then try to run it. This will fit this into your mind. Let's go to the third principle. Third one is Lisco substitution principle. नाम सुनने में बहुत खतरनाक लगता है लेकिन उतना कुछ है नहीं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सुपर क्लास शुड बी रिप्लेसेबल विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सब क्लास विदाउट अल्टरिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। तो बस ये कह रहा है कि अगर आप एक क्लास से दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो और आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बर्ड क्लास है जो कि फ्लाई को इम्प्लीमेंट करती है। फिर मेरे पास सिमिलरली एक स्पैरो क्लास है जो बर्ड को एक्सटेंड करती है और फ्लाई उसका डिफ़ॉल्ट मेथड है वो जो वो यूज़ कर लेगी। ऑस्ट्रिच भी एक्सटेंड करता है बर्ड को बट ये ओवरराइड करता है फ्लाई मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को और एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन देता है ऑस्ट्रिच स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड के लिए। दिस प्रिंसिपल जस्ट सेज कि अगर क्लाइंट अपनी एप्लीकेशन में बर्ड का एक इंस्टेंस बनाता है और उसका फ्लाई मेथड कॉल कर रहा है मान लीजिए, तो मैं उस बर्ड के इंस्टेंस को या बर्ड के ऑब्जेक्ट को स्पैरो या ऑस्ट्रिच से रिप्लेस कर सकता हूँ। इट इज़ एक्सेप्टेबल कि कुछ फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगा, जैसे फ्लाई मेथड अब डिफरेंटली काम करेगा। स्पैरो का फ्लाई मेथड डिफरेंटली काम करता है ऑस्ट्रिच के फ्लाई मेथड से, बट मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ चाइल्ड ऑब्जेक्ट से एंड दैट शुड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम बेसिकली वो मेरी एप्लीकेशन के करेक्टनेस को अल्टर नहीं करेगा। इवन द फंक्शनैलिटी विल बी डिफरेंट बट मैं एक बर्ड के फ्लाई मेथड को ही कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो जो भी चाइल्ड क्लासेस अपने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही हैं, all those child classes should be replaceable. All the parent class should be replaceable by the child class. तो दिस इज लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। वापस जाना है, एक आपको पेरेंट क्लास बनानी है, दो चाइल्ड क्लास बनानी है, फिर एक क्लाइंट कोड लिखना है मेन मेथड में जिसके थ्रू आप लोग पहले बर्ड की इम्प्लीमेंटेशन करोगे, बर्ड को लेके इम्प्लीमेंट करोगे एंड देन वंस बर्ड को लेके इम्प्लीमेंट कर दिया उसको आप फिर चाइल्ड क्लासेस से रिप्लेस करके देखोगे एंड योर प्रोग्राम शुड स्टिल रन, द आउटपुट में बी डिफरेंट। नेक्स्ट गो टू द फोर्थ प्रिंसिपल विच इज इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। नाम से ही समझ आ रहा है कि इंटरफेसेस सेग्रीगेटेड होने चाहिए। पहले हम बिल्कुल सही एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर मैं बिल्कुल सही से इंटरफेस सेग्रीगेशन को इम्प्लीमेंट करूँ तो मेरा कोड कैसा दिखेगा। तो एक मान लीजिए इंटरफेस है मेरे पास प्रिंटर, एक है स्कैनर और मेरे पास एक क्लास है जो इन दोनों को इम्प्लीमेंट करती है और एक क्लास है जो सिर्फ सिंगल प्रिंटर को इम्प्लीमेंट करती है। तो ऑल इन वन प्रिंटर क्या करता है, वो प्रिंट भी कर सकता है, स्कैन भी कर सकता है। तो मैं दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और प्रिंट मेथड की भी इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ, स्कैन मेथड की भी इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ।
और अब एक सिंपल प्रिंटर है जो सिर्फ प्रिंट कर सकता है, इट कांट स्कैन, तो मैं सिर्फ प्रिंट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दूंगा। बट मान लीजिए मैंने ऐसा नहीं किया होता, मैंने इसके दो इंटरफेसेस बनाने के बजाय एक ही इंटरफेस बनाया होता, प्रिंटर नाम का, जो प्रिंट और स्कैन दोनों दोनों मेथड्स को डिफाइन करता। और मान लीजिए मुझे सिंपल प्रिंटर को इम्प्लीमेंट करना होता, बेसिकली एक सिंपल प्रिंटर नाम की क्लास बनानी होती, तो मुझे क्या करना पड़ता? मैं लिखता सिंपल प्रिंटर इम्प्लीमेंट्स प्रिंटर, और बिकॉज प्रिंटर इंटरफेस दो मेथड्स को डिफाइन कर रहा है, प्रिंट और स्कैन, तो इवन दो सिंपल प्रिंटर में स्कैन फंक्शनैलिटी है ही नहीं, मैं फिर भी स्कैन की इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए मजबूर हो जाता। वो चीज़ गलत है। दैट्स व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, कि अगर कोई क्लास है जिसको किसी स्पेसिफिक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो इट शुड नॉट बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट सम मेथड विच डजंट मेक सेंस। दैट्स इट। तो आपको इंटरफेसेस को उस ग्रैनुलैरिटी पे बनाना है कि कोई क्लास फोर्स ना हो किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर किसी को दो फंक्शनैलिटी चाहिए तो दो दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रिंसिपल, कि इंटरफेसेस की ग्रैनुलैरिटी के बारे में सोचना है वेन एवर वी डिफाइन इंटरफेसेस। कुछ भी अनरिलेटेड को एक ही इंटरफेस के अंडर नहीं रख देना है। दैट्स इट। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड द फोर्थ प्रिंसिपल एज वेल। लास्ट वाले पे मूव ऑन करते हैं, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। आई नो आप लोग डेफिनेशन देख के डर जाओगे, बट लेट्स गो थ्रू इट। हाई लेवल मॉड्यूल्स should not depend on low level modules. Both should depend on abstractions. Abstractions should not depend on details. Details should depend on abstractions. So I hope you got confused. Let's move on. तो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। तो मान लीजिए एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, और एक क्लास है सी, और ए बी पे डिपेंडेंट है, बी सी पे डिपेंडेंट है। तो आप क्या करोगे कि ए के अंदर बी को यूज़ कर रहे होगे, बी के अंदर सी को यूज़ कर रहे होगे, और बी में जैसे ही कुछ चेंज होता है तो आपको बेसिकली ए में भी वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है, अगर ये नहीं करना है तो करना क्या है। तो दिस प्रिंसिपल सेज कि ए को डिपेंड करो एक बी इंटरफेस पे, और बी को डिपेंड करो बी इंटरफेस पे। बी इंटरफेस क्या डिफाइन करेगा, बी के सारे मेथड्स को। इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा, बी। तो बी डिपेंड्स ऑन बी इंटरफेस, ए डिपेंड्स ऑन बी इंटरफेस। सिमिलरली फॉर सी, बी should depend on C interface and C should depend on C interface. That's all. दिस इज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। जो डिपेंडेंसी डायरेक्ट थी हमने उसे इन्वर्ट कर दिया, ए को बी इंटरफेस पे डिपेंड कर दिया, बी को बी इंटरफेस पे डिपेंड कर दिया। तो हाई लेवल मॉड्यूल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लो लेवल मॉड्यूल, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन इज द इंटरफेस। आई होप यू अंडरस्टूड। बट हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक इंटरफेस, मैंने डेटाबेस को इंट्रोड्यूस किया। दिस एग्जाम्पल इज फॉलोइंग डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एक डेटाबेस नाम का इंटरफेस है, माई एसक्यूएल उसे इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे बी क्या है, बी इज़ माई एसक्यूएल डेटाबेस, जो कि एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है और कनेक्ट मेथड मुझे दे रहा है। मेरी एप्लीकेशन विच इज़ ए इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंटरफेस डेटाबेस विच इज़ यूजिंग डेटाबेस। तो यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी को इन्वर्ट किया हुआ है। इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्टली रिलाइंग ऑन माई सिक्वल डेटाबेस, आई हैव एडेड अ मिडल इंटरफेस इन बिटवीन डेटाबेस विच आई एम यूजिंग। और मेरा जो क्लाइंट है वो चूज़ कर सकता है कि उसे कौन सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस पास करनी है मेरी एप्लीकेशन को। तो दैट्स ऑल दिस स्पेसिफिक प्रिंसिपल सेज कि इन्वर्ट योर डिपेंडेंसीज, डोंट मेक your high level modules depend on low level modules, bring a interface in between. So I think these were all the five solid principles, and I think I was able to explain you all of them well.
तो जनरल बेनिफिट्स ऑफ सॉलिड को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आई विल जस्ट रीड थ्रू। एनकरेजेस दिस रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलर कोड। इट सिंप्लीफाइज योर टेस्टिंग एंड डिबगिंग, improves code scalability and maintainability और adapts to evolving requirements with minimal changes। वो सब हमने देखा ही है ऊपर के एग्जांपल्स में। और प्रैक्टिकल टिप्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। द ओवरऑल आइडिया इज़ कि अगर आपको इन प्रिंसिपल्स को याद रखना है और इन्हें इम्प्लीमेंट करना है इंटरव्यू में, आई एम अगेन सेइंग, घर जाओ, इन सारे प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके देखो। एक-एक एग्ज़ाम्पल खुद से सोचो। मैंने तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल दिया है, बट इसके ऊपर तुम्हें खुद का भी एक एग्ज़ाम्पल सोचना है और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन इट विल मेक श्योर कि यू विल रिमेंबर देम एंड यू विल बी एबल टू यूज़ देम इन योर इंटरव्यूज़। मीट यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।